सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कशन करेंगे इवोल्यूशन। और सबसे मजे की बात यह है कि इस वीडियो दोबारा ये बन रहा है, क्योंकि पहला वीडियो जो था पूरा का पूरा ब्लर हो गया था, बोर्ड में कुछ भी नहीं दिख रहा था और 27 मिनट का वीडियो टोटल वेस्ट हो गया। मैंने इतना अच्छे से मेरे को खुद पर मजा आ गया था, इतना अच्छे से मैंने आपको बता दिया था। छोड़ो, चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर। देखो अभी मैं देख देता हूँ चलता है कि नहीं, अच्छे से चलता है। अच्छा, पॉल्यूशन इंडिकेटर आप लाइकेन को बोलते हो कि पॉल्यूशन इंडिकेटर है। लाइकेन, आल्गी प्लस फंगी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है लाइकेन। वो पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, आपको पता है। आल्गी एंड फंगी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है लाइकेन। ठीक है, आल्गी होता है फाइकोबियंट, फंगी होता है माइकोबियंट, क्योंकि स्टडी ऑफ फंगी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टानियस जनरेशन स्टेटेड दैट। देखो स्पॉन्टानियस का मतलब क्या है? इंस्टेंटानियस, पलक झपते ही। इंस्टेंटानियस, पलक झपते ही। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टानियस जनरेशन का मतलब क्या होता है कि इंस्टेंटली लाइफ बन गया। इंस्टेंटली लाइफ बन गया मतलब देखो, तो पहले का जो एटमॉस्फेयर था वो नॉन रिड्यूसिंग था। सॉरी, पहले जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मतलब वहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट था। ऑक्सीजन एब्सेंट था मतलब लाइफ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बन सकता है कि नहीं? लाइफ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बन सकता है, तो नॉन लिविंग थिंग से बना होगा लाइफ। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग से बना होगा। नॉन लिविंग थिंग से लाइफ बना होगा। तो ऑप्शन चेक करो, क्योंकि पहले का जो एटमॉस्फेयर था तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, इट वाज रिड्यूसिंग ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एब्सेंट था, इसलिए ये रिड्यूसिंग बिहेव कर रहा था। तो देखो, लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। थर्ड में दिया हुआ है कि एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम आर द एग्जांपल्स ऑफ। देखो, एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, इन दोनों जो है, देखो एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो आप एनिमल को ग्रो कर रहे हो एक फार्म के अंदर, वहां पर कुछ तो बच जाते हैं, कुछ को मतलब कुछ एनिमल्स को नेचर सिलेक्ट कर लेता है और कुछ को रिजेक्ट कर लेता है। ठीक वैसे ही प्लांट का ब्रीडिंग जो करते हो, कोई अच्छा प्लांट निकलता है कुछ, और कुछ बुरा प्लांट भी निकलता है। तो नेचर किसको सिलेक्ट करेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो सर्वाइव कर सकता है नेचर में, नेचर उसको सिलेक्ट करेगा। तो फिटेस्ट अमंग ऑल, फिटेस्ट को ही नेचर सिलेक्ट करेगा। यही तो डार्विन साहब ने बताए थे नेचुरल सिलेक्शन में। तो दिस इज द कंडीशन फॉर नेचुरल सिलेक्शन। नेचर किसको सिलेक्ट करेगा? ठीक है, जो फिट रहेगा हर कंडीशन में, उसको अडॉप्ट करके चेंज कर सकता है, उसको हम बोलेंगे कि वे फिटेस्ट है। ठीक है, अगर आपको रोटी पसंद नहीं है तो जिस इलाका में पिज्जा नहीं मिलता तो आप वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकते हो। बट अगर आप बोथ रोटी एंड पिज्जा पर एक्वेंटेड हो तो आप हर जगह चल सकते हो, है कि नहीं? तो कैरेक्टर तो आना चाहिए। फोर्थ, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। देखो, पैलेंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल। पैलेंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल के बारे में स्टडी करेंगे। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मतलब फॉसिल का कोई ऑप्शन देख लो, है अगर टिक करोगे ऑप्शन सी में फॉसिल्स है, तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस इवोल्यूशन रेफर्स द फॉसिल्स। अच्छा, द बोन्स ऑफ फोरलिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज। ये सब में स्ट्रक्चर में सिमिलर है।
स्ट्रक्चर पर सिमिलर है। स्ट्रक्चर सिमिलर मतलब फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट। इसको आपको दिमाग में स्ट्राइक करो, जहां पर स्ट्रक्चर सिमिलर वहां पर फंक्शन डिफरेंट। स्ट्रक्चर सिमिलर मतलब ये सिमिलर ओरिजिन से इवॉल्व होंगे, सिमिलर ओरिजिन से ये इवॉल्व होंगे। सिमिलर ओरिजिन मतलब इनका एंसेस्टर सेम होगा, तो कॉमन एंसेस्ट्री शो करेंगे। और इसको हम बोलेंगे क्या, ये होमोलोगस ऑर्गन होंगे। और होमोलोगस वन ऑर्गन लीड्स टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, दे शेयर ए कॉमन एंसेस्टर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सी 6 देखो, एनालोगस का पूछा हुआ है कि एनालोगस ऑर्गन मतलब क्या। एनालोगस शो करता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखो होमोलोगस क्या शो कर रहा है, होमोलोगस शो कर रहा है डाइवर्जेंट, तो जाहिर सी बात है कि एनालोगस शो कर गया कन्वर्जेंट। ट्रिक क्या है, HDAC, HDAC एनालोगस कन्वर्जेंट है, होमोलोगस डाइवर्जेंट। एसी में बैठकर HD पिक्चर आपको देखना है, एसी में बैठकर HD लेक्चर आपको देखना है, पिक्चर तो नहीं। आप अभी देखने लग जाओ कि सर ने बोला है कि पिक्चर देख लूंगा, नो, एसी में बैठकर HD लेक्चर देखना है। AC एनालोगस कन्वर्जेंट, HD होमोलोगस डाइवर्जेंट। कंप्लीट। 7 दिया हुआ है कि P प्लस Q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये पूछा हुआ है। ऑप्शन से चेक करो। ऑप्शन डी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम DNA, RNA, प्रोटीन इसके बारे में ही चर्चा करेंगे, तो ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स नहीं हो सकता है। बायोमेट्रिक्स सी में नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर मतलब बायोमेट्रिक्स कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन बी मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम पेडिग्री के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट, वाई लिंक्ड, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो ग्रैंडफादर से मदर पर आया, ग्रैंडफादर से या फिर फादर पर आया, फादर से डॉक्टर पर आया, या फिर ग्रैंडसन से ओके फादर पर, जो भी रिलेशन इनके बीच का है उसके बारे में जो हम चर्चा करेंगे। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स। यस, ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स तो हो सकता है। ओके, तो इवोल्यूशन को हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स ही बोलते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ऑप्शन 8, क्वेश्चन नंबर 8, appearance of antibiotic resistant bacteria is an example of antibiotic resistance bacteria। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि एडेप्टिव रेडिएशन। देखो ये एडेप्टिव रेडिएशन इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि एडेप्टिव रेडिएशन मतलब एक जगह से डिफरेंट डायरेक्शन पर इवॉल्व होते होंगे। सपोज ऑस्ट्रेलियन का एक इलाका है, ऑस्ट्रेलिया के इलाके से मार्सुपियल मोल, कंगारू रैट, टास्मानियन टाइगर कैट, मार्सुपियल मोल, ओके, ये सब एंटेरियर नॉम्बैट जो हम बोलते हैं, ये सब होंगे। तो यहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में तो एडेप्टिव रेडिएशन नहीं हो सकता है। अच्छा, एडेप्टिव रेडिएशन किसके चलते हुए आता है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी नहीं हो सकता है। ट्रांसडक्शन नहीं है क्योंकि दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन केस ऑफ बैक्टीरिया, वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया के बीच में जो ट्रांसडक्शन एक प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन, तो ट्रांसडक्शन तो नहीं होगा। प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, यस ये हो सकता है क्योंकि ये बचा हुआ है, बचा तो हुआ है। रीजन क्या है, प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में जो वेरिएशन देखा जाता है उसके लिए हमको एंटीबायोटिक आना चाहिए क्योंकि प्री एग्जिस्ट करने के लिए, और हर एक एंटीबायोटिक के लिए एक तो नहीं, एक टाइप का तो नहीं हो सकता है, तो वेरिएशन भी लीड करता है। तो प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन पॉपुलेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। 9 नंबर, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ शोज दैट लाइफ फॉर्म्स हैड अ ट्रेंड ऑफ मूविंग फ्रॉम। देखो जब हमारा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था पहले, वहां पर ऑक्सीजन का एब्सेंट था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का एब्सेंट था, तो पहले सब
वाटर पर रहते थे। ओके, तो हमारा जो इवॉल्व हुआ वो हुआ वाटर से लैंड तक का सफर, वाटर से लैंड तक का सफर हुआ हमारा। ठीक है, तो यही होता है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ट्रेंड का होता है वाटर टू लैंड। ऑप्शन 10, viviparity is considered to be more evolved because the young ones are left on their own, the young ones are protected by a thick cell, the young ones are protected inside the mother's body and are looked after they are born, leading to more chances of survival. Option D, the embryo takes a long time to develop। देखो ऑप्शन 1 the young ones are left on their own, नहीं, ये तो नहीं होगा। The young ones are protected by thick cell, thick cell में तो प्रेजेंट है, बट इसका रीजन ये नहीं है। viviparity is considered to be more evolved, क्यों? The young ones are protected inside the mother's body, yes, and are looked after they are born, leading to more chances of survival। देखो जहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब वाटर के जरिए जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हमारा फर्टिलाइज करते हैं, इवॉल्व होते हैं, उनका चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम होता है। बट जब हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन में पैदा हुए हैं, हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मदर के बॉडी के अंदर, मदर के वूम्ब के अंदर हम निकल गए, तो हमारा चांसेस ऑफ सर्वाइवल काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा, 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन। 11 पूछा हुआ है कि फॉसिल्स कहां पर जनरली पाए जाएंगे। ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि एनी ऑफ द रॉक। आप में से कई सारे बच्चे इसको एनी टाइप ऑफ रॉक पर टिक करोगे, बट ऐसा नहीं है। फॉसिल्स कहां पर पाए जाते हैं? सेडिमेंटरी रॉक। फॉसिल्स सेडिमेंटरी रॉक्स पर पाए जाते हैं। ओके, 12 देखो, अच्छा मैथमेटिकल क्वेश्चन एक आ गया। फॉर द Mn blood group system, the frequencies of M and N alleles are 0.7 and 0.3 respectively. The expected frequency of Mn blood group bearing organisms is likely to be। देखो पॉपुलेशन जेनेटिक्स ये है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स हमको पता है, पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया है, वेरिएशन देखा है। तो इसके अंदर हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन भी आप बोल सकते हो। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में इक्वेशन का क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये डिनोट करता है कि होमोजाइगस डोमिनेंट को, डोमिनेंट हो या रिसेसिव कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट को, डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है। ये होगा हमेशा हेटेरोजाइगस, ये भी सेम हाल, होमोजाइगस होगा, होमोजाइगस का मतलब डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। बट इक्वेशन तो यही, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यही इक्वेशन पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और हाँ, और एक इंपॉर्टेंट लाइन कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इक्वल्स टू 1। एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू नहीं हो सकता है, तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इसका वैल्यू 1 होगा। m का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 0.7, n का वैल्यू दिया हुआ है 0.3। आपको पूछा हुआ है कि Mn ब्लड ग्रुप का बताओ मुझे। ठीक है, देखो अगर आपको एक भी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे दिया होता तो आप दूसरे का निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? जरूर निकाल सकते हो। कैसे? अगर आपको m का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0.7 दे दिया गया है, तो आप 1 से 0.7 को माइनस करके 0.3 जो लिखोगे वही होगा ना n का फ्रीक्वेंसी। या फिर आपको n का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो आपको m का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो 1 में से 0.3 को माइनस करके 0.7 जो आउटपुट आएगा वही होगा n का फ्रीक्वेंसी। ओके, बट mn का फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है। mn होता है क्या? देखो एक m है एक n है, मतलब ये हुए हेटेरोजाइगस, ये है हेटेरोजाइगस। और हेटेरोजाइगस के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 2pq। यहां पर 2pq का वैल्यू निकाल लो, 2 इंटू p मतलब 0.7, q मतलब 0.3। इसको मैं p लिख लेता हूं, इसको मैं q मान लेता हूं। ठीक है, 0.42 आ गया। परसेंटेज के चलते में पूछा हुआ है, तो 0.42 इंटू 100 दैट मींस 42% इज द राइट आंसर। आपका 42% Mn ब्लड ग्रुप शो करेंगे। बाकी जो रेस्ट है
वहां पर 58%, वही शो करेंगे एम, मतलब सिर्फ और सिर्फ एम ब्लड ग्रुप एंड सिर्फ और सिर्फ एन ब्लड ग्रुप। कितना कितना शो करेंगे, निकालेंगे क्या? देखो निकाल लेते हैं। 42% आपका शो करके हेटेरोजाइगस मतलब एम एन ब्लड ग्रुप। बाकी जो 58% है वहां पर एम वाला जाएंगे और एन वाला भी जाएंगे। एम के लिए हम लिखते हैं पी स्क्वायर। पी अगर मैं 0.7 को मान लिया, अगर एम इज डोमिनेंट ओवर एन गिवन है एंड एम का तो वैल्यू दिया हुआ है ना 0.7, तो अगर पी स्क्वायर हो गया मतलब 0.7 इंटू 0.7 दैट मींस 0.49, 0.49 यानी कि 49%। तो 58% से एम का चला गया 49% शो करेंगे। मतलब ये हमारा तय हो गया कि ये होमोजाइगोस डोमिनेंट होगा, ये तो हेटेरोजाइगोस है, इसका कोई इनमें से लेना देना नहीं, डोमिनेंट हो गया होमोजाइगोस। एन भी होमोजाइगोस है तो जाहिर सी बात है ये रिसेसिव हो जाएगा। कैलकुलेट अगर करोगे तो ये 9% आएगा, क्योंकि 58 से यहां पर 49 चला गया तो 9 बचा। अगर आप प्रूव करके जानना चाहते हो तो देखो एन का फ्रीक्वेंसी है 0.3, ओके। सिर्फ और सिर्फ एन ब्लड ग्रुप आने के लिए हम क्यू स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे, तो 0.3 इंटू 0.3 यानी कि 0.09। इसको हम परसेंटेज में तो कैलकुलेट करेंगे तो 9%, एन का आ गया 9%। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे। देखो मैं सब कुछ समझा दिया इस क्वेश्चन पर, बहुत मेहनत है इस क्वेश्चन पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which type of selection explains industrial melanism observed in moth piston betullaria? देखो किसे इसको देखेंगे, बिस्टन बिटुलरिया, इट इज अ मेलानाइज्ड मॉथ। मेलानाइज्ड मतलब ब्लैकिश ग्रेइश टाइप का मॉथ है, व्हाइटिश नहीं है, लाइट कलर नहीं है, इसका डार्क कलर ही है। जब बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1950 के पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तब कौन सरवाइव किए थे ज्यादा? व्हाइट विंग्ड मॉथ। व्हाइट विंग्ड मॉथ ज्यादा सरवाइव किए थे क्योंकि एटमॉस्फेयर नॉन पोल्यूटेड था, पोल्यूटेड नहीं था हमारा एटमॉस्फेयर। बट 1950s के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो धुआं धुई हर तरफ फैल गया, वहां पर एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड हो गया, डार्किश हो गया, तो वहां पर डार्क विंग्ड मॉथ या फिर मेलानाइज्ड मॉथ ज्यादा सरवाइव करे, क्योंकि व्हाइट अगर कहां पर भी छुप जाते हैं तो पता चल जाता है। मतलब ये किसी एक के बारे में झुका हुआ है, किसी एक के तरफ झुका हुआ है कि नहीं। मतलब यहां पर बिस्टन बिटुलरिया का बात कर रहा है तो मतलब मेलानाइज्ड मॉथ जो है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ही झुका हुआ है ग्राफ, तो एक तरफ झुका हुआ है मतलब एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है, एक ही डायरेक्शन पर जो जा रहा है, जो जा रहा है 13, इसको हम बोलेंगे डायरेक्शनल शो कर रहा है, डायरेक्शनल शो कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शनल शो कर रहा है क्योंकि एक ही डायरेक्शन पर जाकर खड़ा हुआ है। डिसरप्टिव का क्या मतलब है? डिस्पोर्टिव मतलब व्हाइट जितना बचेंगे ब्लैक भी उतना ही बचेंगे, व्हाइट जितना बचेंगे मतलब दोनों को सेम टाइप का अधिकार मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। स्टेबलाइजिंग मतलब हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल यानी कि 2pq ये ज्यादा बचेंगे, मतलब वो नाइदर प्योरली व्हाइट विंग्ड मॉथ हैंगे नॉट डार्क विंग्ड मॉथ, बीच का बचेंगे। बट यहां पर तो मेलानाइज्ड मॉथ, तो ये एक डायरेक्शन पर झुका हुआ है तो डायरेक्शनल होगा। नेक्स्ट, द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंड इन ह्यूमन इवोल्यूशन। देखो हमारा मैं एक सीक्वेंस यहां पर आपको बता रहा हूं, सीक्वेंस को देखो, चल रहा है ना वीडियो, ठीक है। सीक्वेंस में पहले आया रामापिथेकस, उसके बाद आपका आया ऑस्ट्रालोपिथेकस, उसके बाद होमो हैबिलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद आपका आया निएंडरथाल, उसके बाद आपका आया क्रोमैग्नॉन, उसके बाद आपका आ गया होमो सापियंस, मतलब जो हम ह्यूमन बीइंग है। यही ऑर्डर है, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस,
निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन एंड होमो सैपियंस। ओके, तो इसी ऑर्डर में हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद रामापिथेकस दिया हुआ है, बट हम यहां पढ़े क्या, रामापिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी होमो इरेक्टस फिर होमो हैबिलिस। होमो इरेक्टस के बाद होमो निएंडरथाल प्रेजेंट है, होमो इरेक्टस के पहले हैबिलिस प्रेजेंट है, मतलब हैबिलिस के बाद इरेक्टस आना चाहिए था। यहां पर दिया हुआ है इरेक्टस के बाद हैबिलिस, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी रामापिथेकस, अच्छा होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस। यस, इट इज 100% करेक्ट। बीच में कहीं कहीं छोड़ गया, लेकिन ऑर्डर तो सेम है ना, मतलब ऑर्डर जिसके बाद जो आना चाहिए था वो तो गिवन है। रामापिथेकस पहले, उसके बाद आपका दिया हुआ है होमो हैबिलिस, ठीक है। हैबिलिस के बाद दिया हुआ है होमो इरेक्टस, ठीक है। इरेक्टस के बाद दिया हुआ है होमो सैपियंस, ठीक है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद फिर रामापिथेकस आ गया, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर लिंक स्पेसिस। 15 का कहां पे आंसर लिखूं, यहां पर लिख लेता हूं। लिंक स्पेसिस लोबेफिन्स या फिर लोब फिश जो होता है, एम्फीबियंस और फिश के बीच में जो होता है, लोबेफिन्स, लोब फिश जो दिया हुआ है 15 का आपका आंसर ए हो गया, ठीक है। वहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप इसको याद करो। फिर मैच द कॉलम दिया हुआ है। मैच द कॉलम हमेशा इजी होता है। पहले देखो डार्विन, ओपारिन, लामार्क, वाग्नर, इनका कंट्रीब्यूशन कहां पर क्या है, वहां पर आपको मैचिंग करना है। डार्विन इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन तो नेचुरल सिलेक्शन दिए थे। ए का 4 हो गया, ए का 4 हमारा बी एंड डी में प्रेजेंट है, दैट मींस ए एंड सी ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड। बी एंड डी में अब हम देखेंगे कि कौन सा सही है। देखो ओपारिन ऑफ रोसिया, ओपारिन रोसिया का साइंटिस्ट थे एंड हेल्डन इंग्लैंड का साइंटिस्ट थे। दोनों मिलकर दिए थे थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस, मतलब जो हमारा लाइफ है वो अबायोटिक बैक्टीरिया मतलब नॉन लिविंग थिंग से बना हुआ होता है, ठीक है। मतलब बी का 1 हो जाएगा, बी का 1, ऑप्शन बी में सी प्रेजेंट है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे लामार्क के बारे में तो आपको मतलब पता है कि जिराफ के बारे में जो बताए थे कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। जिराफ मतलब ऐसे गर्दन को ऊंचा कर जो पत्तियां खा रहे थे, उसके लिए उनका गर्दन ही लंबा हो गया। ये जो बताए थे यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जो यूज नहीं होता है वो निपट जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आता है, और जो यूज होता है वो आता है अच्छे से। लामार्क ने बताए थे, मतलब सी का 2 हो जाएगा, सी का 2, ऑप्शन बी एंड डी दोनों में प्रेजेंट है। वाग्नर दिया थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, दैट मींस डी का 3 हो जाएगा, डी का 3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कितना नंबर, 16 नंबर, ओके। यहां पर लिख लेता हूं 16 का ऑप्शन बी। अभी 17 यहां पर देख लेंगे, 18 यहां पर देख लेंगे, ठीक है। अभी 17 यहां पर देख लेंगे, 18 यहां पर देख लेंगे। चलो 17 को नंबर, इन 1953 एसएल मिलर क्रिएटेड प्रिमिटिव अर्थ। देखो प्रिमिटिव अर्थ मतलब रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। चलो इन द लैबोरेटरी एंड गेव एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर ओरिजिन ऑफ अ फास्ट फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। द प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन क्रिएटेड, देखो प्रिमिटिव अर्थ जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसको हम बोलेंगे कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर मतलब उसका टेम्परेचर कितना ज्यादा होता होगा, आप समझ लो, बहुत ज्यादा होता था, ओके। मतलब हाई टेम्परेचर तो पक्का है, ऑप्शन ए देखो लो टेम्परेचर, ऑप्शन गलत। बी लो टेम्परेचर गलत। सी हाई टेम्परेचर, ठीक है। वोल्केनिक स्टॉर्म, ठीक है, वोल्केनिक स्टॉर्म भी हुआ था। नॉन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर नहीं, ऑक्सीजन जहां पर प्रेजेंट नहीं होगा वहां पर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ही रहेगा। ऑक्सीजन आने के बाद एटमॉस्फेयर नॉन रिड्यूसिंग हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का काम क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन तो प्रेजेंट नहीं है तो कैसे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा मतलब क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हो ना आप केमिस्ट्री में, देख लो पीवाईक्यू भी खत्म कर लिया है रिडॉक्स रिएक्शन, अभी इसका ही यूज आ गया। अच्छा ऑप्शन डी हाई टेम्परेचर, ठीक है, वोल्केनिक स्टॉर्म, ठीक है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है, कंटेनिंग CH4NH3, परफेक्टली फाइन ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया 17 का। अभी लास्ट क्वेश्चन 18, वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशन ऑफ मेयोटिक रिकॉम्बिनेशन। देखो वेरिएशन आता है मेयोटिक रिकॉम्बिनेशन से,
वेरिएशन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में आता है, मतलब हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में पेरेंट्स से एक आता है गैमेट, मदर मतलब फादर से एक आता है, मदर से एक आता है, एन एन दोनों हैप्लॉइड मिलाकर हम 2n यानी कि एक सिंगल सेल्ड जाइगोट से हमारे लाइफ को ओरिजिनेट कर रहे होंगे। तो वेरिएशन तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में आता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्रॉसिंग ओवर देखा जाता है पैकेटिन स्टेज में, उसके चलते हुए म्यूटेशन देखा जाता है, ठीक है। और जो म्यूटेशन देखा जाता है ये होता है रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। किस डायरेक्शन में म्यूटेशन होता है, मतलब सभी एक जैसे दिखाई देते होंगे, सभी का हाइट एक जैसा होता, ऐसा तो नहीं है, मतलब ये डायरेक्शन में नहीं है, रैंडम होता है एंड डायरेक्शनलेस होता है। ऑप्शन ए, 18 का ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये आपका खत्म हुआ इवोल्यूशन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन। दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा, ज्यादा मेहनत लग गया, इसलिए थोड़ा दिल को बुरा रखता है, पर छोड़ो, खैर आपको समझ में आना चाहिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा टेलीग्राम का लिंक, उसको ज्वाइन करो टेलीग्राम में, ओके। क्योंकि वहां पर क्लासेस का लिंक दिया जाता है, आपको ढूंढने में नहीं पड़ता कि यूट्यूब में कहां पर क्लासेस का लिंक है, वहां पर डायरेक्ट लिंक, क्लिक द लिंक एंड गो थ्रू द वीडियो, ओके। तो और ज्वाइन इसलिए भी करो क्योंकि मैं बायोलॉजी का शॉर्ट नोट्स डालने वाला हूं 1-2 दिन के अंदर, एक चैप्टर का आपको शॉर्ट नोट मिलता जाएगा, डेली के बेसिस में चलता जाएगा आपका, इसीलिए इसको ज्वाइन करो, ठीक है। क्योंकि वहां पर सिर्फ 25 लोग प्रेजेंट है, यहाँ पर 75, वहां पर 25, 3 टाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो चलो ज्वाइन करो, मिलेंगे हमने अगली वीडियो में। दिस इज रितिश मादी साइनिंग फ्रॉम, बाय बाय।